के पास रिजर्व बहुत कम है हर एक चीजों का। अगर पाकिस्तान से बात कंपेयर किया जाए तो सब देश से थोड़ा सा पाकिस्तान का हर एक चीज अभी बहुत कम है। रिजर्वेशन के मामले में हम लोग बात करें, जैसे हम लोग जब युद्ध शुरू हुआ था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि हमारे पास 45 दिन का तेल है, 45 डेज का तेल अभी पड़ा हुआ है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। तेल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही 3-4 दिन पहले सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़ गया। 60 रुपए बढ़ा सिलेंडर पे, और खुद हम बढ़े हुए सिलेंडर पे खरीदे हैं। नंबर लगा था पहले तो हम गैसों वाला के डांटबो किए कि अरे नंबर मेरा लगा पहले, आप महंगा दे रहे हैं। तो ए सर यही होगा, अगर घट जाएगा प्राइस तो आपको घटल प्राइस पे देंगे, बढ़ जाएगा तो बढ़। हम कहेंगे बिल तो मेरा पहले जनरेट हुआ होगा। तो कहा कि नहीं सर, सॉरी सर, ऐसा नहीं होता है। हम कहे ठीक है भैया तू ले लेके सिलेंडर दे दे। तो सिलेंडर दे दिया, और उसके बाद से कोशिश कर रहे हैं सिलेंडर का। तो कई जगहों पर देख रहे हैं कि सिलेंडर खत्म हो गया है और उन लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ है। तो इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर तुरंत नंबर आए उसके एकदम वही दिन नंबर आप लोग लगा लीजिए, क्योंकि नंबर भी आने में 4-5 दिन का समय लग रहा है। 2.5 दिन तो 2.5 दिन में मिलेगा ना, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि 2.5 दिन में मिल नहीं रहा है। अब देखिए शायद क्या है, अभी तो नया नया है। अच्छा, निर्णय लगे 2.5 दिन में दे देंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई छोटा परिवार है जिसके पास गैस चलता है 1.5 महीना। अब बड़ा परिवार है उसके पास गैस चलता है 15 दिन। जैसे दिन भर में 15 से 16 दिन गैस चल जाता है, जो 14 किलो गैस रहता है। तो कई ऐसे परिवार हैं जो संयुक्त परिवार है और वहां पे एक ही नंबर है, तो उनको और तकलीफ। 14 दिन में गैस खत्म, नंबर लग रहा है 25 दिन पे देगा, 28 दिन पे गैस। जैसे 2.5 दिन लिया तो तीसरा दिन देगा 28 दिन पे, तो 14 दिन, मतलब महीना में 2 गैस का खपत है और मिल रहा है 1 गैस। तो चलिए भाई बातचीत से शुरू करते हैं, मन का मवाद दूर करते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, बातचीत कहते हैं बाल कृष्ण भट्ट। कौन कहते हैं, बाल कृष्ण भट्ट। हम लोग आज का टॉपिक यही है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लेखक के बारे में और फिर पढ़ेंगे बातचीत का क्या मतलब ये निकाल रहे हैं लेखक हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। आपको बता दूं कि इस बार जो बातचीत है, बातचीत से लगभग 15 से 16 नंबर का प्रश्न पूछा था एग्जाम में, 2026 के एग्जाम में। और मैंने ये वाला इस चैप्टर से आपको एक और ट्रिक बता दूं कि शुरुआत का 4 चैप्टर एकदम दिल लगा के पढ़ना है। तो कहेगा सर बाद वाला तो खुबैश करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। सब चैप्टर पे दिल लगाना है, मन लगा के पढ़ना है। लेकिन 4 चैप्टर अंतिम में इतना गहराई से पढ़ लेना है, क्योंकि 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपका लगभग 80% निकल जाएगा। क्योंकि सारे वही आगे के 4-5 चैप्टर से कंटेंट दिए जाते हैं बिहार बोर्ड में। ये एनालिसिस करते हुए मैंने कई सालों से देखा, और इस बार भी बच्चों लोगों को मैंने ये ट्रिक बताया था और आप लोगों को भी बता रहा हूं। हालांकि अंत तक एग्जाम में जो आने वाला है, जिस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है, वो सबका आप लोग को पढ़ाई और रिवीजन करवाया जाएगा, उसके लिए घबराइए नहीं। तो ये है बातचीत हमारा। बातचीत के लेखक कौन, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत नाम से ही क्लियर होता है कि सर बातचीत, बातचीत का मतलब एक दूसरे से संवाद करना, बात करना। अब तरह तरह के इसमें व्यंग, तरह तरह की बातें, तरह तरह के जो लोग हैं उनके बीच में कैसी बातें हैं, इसके बारे में समझाया जा रहा है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। चलिए, लेकिन पहले हम लोग बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट कैसे शख्सियत है, और इनके लेके परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि बातचीत के लेखक के बारे में वर्णन कीजिए या उनकी व्याख्या कीजिए। बातचीत के लेखक कौन, तो बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट। बोलिए सब कोई, बालकृष्ण भट्ट है बातचीत के लेखक। ये है, ये शख्सियत है, थोड़ा धुंधला फिगर है, लेकिन जो मैं थंबनेल बनाऊंगा उसमें आपको साफ फिगर मिलेगा बालकृष्ण भट्ट जी का। देखते हैं, इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 को। कब जन्म हुआ है भैया, सब कोई साथ में बोलिए मेरे बच्चे लोग। 23 जून 1844 को सर इनका जन्म हुआ है। कब जन्म हुआ है, 23 जून 1844। ये प्रश्न पूछता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844। ये वाला एकदम याद रखिएगा, 1844। इनका निधन कब हो गया, 20 जुलाई 1914 को। तो अब इनका जीवन काल क्या है, 1914 को 1844 से माइनस कर दीजिएगा, कितना हो गया, 70 साल। बहुत बढ़िया, 7-4-11, यानी इधर खत्म हो गया। 70 साल ये जिए हैं। कितना साल जिए हैं, 70 साल, 70 ईयर्स इनका जीवन काल रहा है।
हालांकि जीवन काल से प्रश्न इंग्लिश में करता है, हिंदी में नहीं करता है, लेकिन आप याद रखिए कि इनकी मृत्यु 1914 और जन्म 1844 को हुआ है। इन निवास स्थान ये कहां पे थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के। बालकृष्ण भट्ट कहां से जुड़े हुए हैं? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पिता इनके, माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। क्या है पिता का नाम? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला। बाबा ये वाला चल रहा है ना, ये वाला सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि व लालसा जगाई। यानी इनकी जो माता थी, इनकी माता नहीं, पिता तो व्यापारी थे ही और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, यानी जो घरेलू अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई। देख पता है अभी गांव देहात में जाइएगा तो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं घूंघट ऐसे निकाल के, अगर कोई नया आदमी आ जाए, पहुना टाइप आ जाए, ठीक है, घरेलू व्यक्ति के साथ तो वो पूरा घुल मिल रखे रहती है, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति चला है उनके दरवाजे पे तो उनका घूंघट नीचे, उनका चेहरा कोई नहीं देख सकता है। जी बोलिए ना, क्या काम है? तो उनको सुसंस्कृत महिला कहते हैं कि जो अभी तक अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है। कि होली में हम एक घरे गए थे, एक फैमिली में, दादी माँ थी बाहर बैठी हुई, तो दादी माँ बहुत कहेंगे तो आप लोग हंसिएगा, फैमिली के साथ गए थे। दादी माँ कहती है ना कि आजकल के बहू बेटी सबन के समझ में नहीं क्या, सब एकदम बाल लहरा के चलतिया, घूंघट उठा के चलतिया, अब ड्रेस कैसन बुझाता कि समझ में ना आवता कि ड्रेस कैसन पहनतिया। सबके एकदम हमनी के संस्कृति भुला गईलस। हमनी जाके अभी तक बाहर निकली ना, हमको उतना भोजपुरी नहीं अच्छा बोलने आता है, निकली ना तो हमनी के घूंघट ऐसे नीचे रहेला, आचरा सर पे रहेला, लेकिन हमनी के घर में बेटी पुतोह देखो लगाता कि एकदम गजब के जलवा बिखेरले बिया, तनको उन लोगों को समझदारी नहीं खेबा ऐसे करके। अब बगल में थी मिसके के खूब हंस रही है, मने मने ठीक दादी ठीक, कहीं को भी वैसे कही लेती, बाल उल खोले थी। तो जो होता है वो, हालांकि उनको नहीं कि मेरे भी घर में ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम कहे तब सुने में आए ना अच्छा से, और जाओ बाल खोल के। तो हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से निकल जाइए, अपने घर में आप जैसे भी रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोई गेस्ट चले आए, अतिथि चले आए, तो वो आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं और उससे आपके संस्कृति का पता लगाते हैं, है ना। अगर हम लोग अपने बात से या फिर अपने अंदाज से किसी के सामने जाते हैं तो वो व्यक्ति हमें परख लेता है कि इसके पास कैसी संस्कृति है, कैसी बोलचाल है और किस प्रकार से यह व्यवहार कर रहा है। तो ये अगर जो व्यक्ति अच्छे ढंग से सुसज्जित होके, सुसंस्कृत होके नहीं आता है, तो अगले आदमी के मन में एक इंपैक्ट आता है, एक प्रभाव ये आता है कि इसका परवरिश अच्छा नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? इसका परवरिश अच्छा नहीं हुआ। तो हम लोग जैसे भी रहे, लेकिन नए आदमी के सामने हम लोगों को अपने परवरिश को अच्छा बनाने के लिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कोई नया व्यक्ति हो, पैर छू के प्रणाम कर दिए नमस्ते अंकल, या फिर नहीं जानते हैं नमस्ते अंकल, उनको भी लगेगा कि नहीं यार ये अच्छे घर से है और व्यवहारित है। लेकिन कुछ गेस्ट बैठे हुए रहते हैं, बच्चा लोग एकदम अकड़ के चल जाता है, फलानवा चिलानवा क्या आया, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वही कि अगर बाहर निकल रहे हैं तो नमस्ते अंकल, बस चल दिए। अरे भाई नहीं पहचानते हैं लेकिन नमस्ते कर दिए। मेरे यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, लेकिन हम सबको आइए बैठिए ऐसे करके। तो ये हमारी संस्कृति है जिससे हमें जुड़ा हुआ रहना है। एक संस्कृति पे कितना सर पका दिए हम लोगों को, नहीं, लेकिन सीखे अच्छा बात, आप लोग इसको कीजिएगा, अच्छा है। में अध्ययन की रुचि व लालसा जगाई, यानी इनके माता ही ने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की लालसा जगाई। बाबा सब ठीक ना, नींद नहीं आ रहा है? ठीक। शिक्षा, इनके शिक्षा कहां से हुई? तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया इन्होंने 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी है। तो प्रयाग के मिशन स्कूल यानी प्रयागराज, कहां? प्रयागराज, क्योंकि इलाहाबाद को प्रयागराज के भी नाम से जाना जाता है, ये याद कर लीजिएगा। एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि इलाहाबाद का एक नाम और क्या है? प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज को संगम की नगरी भी कहते हैं, जहां पे त्रिवेणी बोला जाता है, तीनों नदियां आपस में आके मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। वृत्ति 1859 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया, यानी उन्होंने पढ़ाया।
1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, संस्कृत पढ़ाया। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए, किंतु उग्र स्वभाव था, यानी गुस्सैल थे। उग्र स्वभाव का मतलब गुस्सैल थे। गुस्सैल होने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए, यानी वो लिखते थे, लेखन कार्य, राइटर बन गए। आप लोग को लिखने आता है कुछ भी? इसीलिए मैंने प्रीवियस जब 11th में आप लोग थे तो मैंने कहा था कि डायरी लिखिए। मैंने बोला था ना कि डायरी लिखिए। लिखने से लेखन की कला जगती है और लेखक वही कहलाता है जो पूरे अपने याददाश्त को, अपने कल्पना को एक किताब में उतारे और जो पाठक को, जो पढ़ने वाला है, उसको पकड़ के रखे। वही बेहतर लेखक होता है। ठीक है, चलिए ना सर। आगे चले। विशेष परिस्थिति हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विशेष परिस्थिति। पिता के निधनोपरांत, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, पिता के मरने के बाद निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। यानी कि पिताजी का व्यापार कौन संभालेंगे? पिताजी तो व्यापारी थे। व्यापारी अपना सारा वहीं से छोड़ के जाता है जहां पे वो खत्म करता है, वहां से कोई उनको संभालेगा। लेकिन संभालने के बाद तो गृह कलह हो गया, घर में खूब लड़ाई पीटी, 3-4 को भाई होंगे, मारा पीटी हो गया कि ना हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, लालच। अब क्या हुआ? पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। ठीक है, जाओ, दे दिए तुमको सब, हमको नहीं चाहिए। तो सारा चीज छोड़ के, संपत्ति, घर को छोड़ दिए। क्या कर दिए? घर को छोड़ दिए और आगे की तरफ बढ़े। जब आगे की तरफ बढ़े तो उस समय में इनको घोर संकट हो गया, क्योंकि एक समय में परिस्थिति बहुत दयनीय हो गई और उसी से हिम्मत बांधते हुए अपनी लेखन कला को अपने पास रखा कि नहीं, ये मेरा ताकत है और इस पे हम काम करेंगे। और इसी से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। समझ में आया? कहते हैं ना कि होत बुद्धि के तेज तो आगे भविष्य भी उसका साथ देता है। भविष्य कहता है कि हम तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे, तुम बस हिम्मत से आगे बढ़ते रहो और वो भविष्य तुम्हारा होगा। क्या होगा? तुम्हारा होगा। तो ये हिम्मत, देखो यही यहाँ पे बात है, हिम्मत से काम लिया और जो हिम्मत से काम लेता है वो भविष्य को जीतता है। साहित्य के प्रति समर्पित रहे और आगे जाके अभी आप समझ ही रहे हैं, बाल कृष्ण भट्ट लेखक, हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो बात होगा ना भाई। रचनात्मक सक्रियता, क्या क्या इन्होंने लिखा है, क्या क्या काम किया इन्होंने। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। मासिक पत्र यानी एक महीने पे एक पत्रिका निकाला जाता है, उसको मासिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिक पत्र। और इसका नाम क्या था? हिंदी वर्धनी सभा। क्या नाम था? हिंदी वर्धनी सभा। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक? 33 वर्ष तक ये मासिक पत्रिका निकलते रहा था। पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में कि बालकृष्ण भट्ट ने बालकृष्ण भट्ट के मासिक पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी वर्धनी सभा। और कितने वर्ष तक? 33 वर्ष तक। लंबा समय होता है, चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। समझ में आया? यानी सामाजिक था, साहित्यिक था, नैतिक था, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। यानी जो वेद थे, कितने वेद हैं हमारे पास? 4 वेद। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद हैं। तो वेदों की समीक्षा यानी वेद को पढ़ना, और वेद में कई बातें लिखी गई है, कई रहस्य छुपे हुए वेद में। जो वेद पढ़ता है उसको कहते हैं नहीं कि वैदिक आदमी है। बहुत सारे जो हमारे संस्कृतियां हैं सब वेदों से ही आए हैं। तो वेद को इन्होंने समीक्षा किया। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। यानी करने के साथ साथ आलोचना की। क्या की? आलोचना। बाबा क्या की? आलोचना का मतलब क्या होता है? सोचना नहीं। आलोचना का मतलब वही शिकायत, यानी उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स को निकालना, नकारात्मक चीजों को कि ये सही नहीं है, उसको आलोचनात्मक कहते हैं। जैसे कि अब बहुत साफ शब्दों में आपको समझा दे कि आप 3 दोस्त हैं।
तीन दोस्त में दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तीसरे दोस्त के बारे में कि अरे यार इसमें ये बुराई है, ये गलती है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप उसकी क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, यानी शिकायत करना, नेगेटिव बातें करना। उसको डायरेक्ट उससे बात कीजिएगा तो उसके लिए भी फायदा होगा। आलोचना बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। आलोचना याद रखिएगा, अगर आप सही के दोस्त है, सच्चे के दोस्त है, तो आपको दूसरे से नहीं डायरेक्ट उससे बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए, यार तुम्हें ये कमी है, इसको सुधारो, ठीक है ना, ऐसे करके। तो क्या कमी है भाई, तुम बहुत बड़ा चुगलखोर हो। लड़की लोग बोलते हैं चुगलखट्टी और लड़का लोग बोलता है चुगलखोर, है ना, ऐसे खोटा पता नहीं ऐसे, लेकिन कभी कभी हम सुने हैं किसी किसी से, हमको तो उतना नहीं पता है। तो चुगली जो होता है वो बहुत बड़ा बड़ा घर को बर्बाद करके रख दिया है। राम जी वनवास क्यों गए पकड़ रही थी, राम जी वनवास क्यों गए, चुगली की वजह से। बताओ, बड़े बड़े हमारे भगवान जब चुगली का शिकार बन गए तो हम लोग तो इंसान ही, एक तुच्छ इंसान। हाँ, वो मंथरा की थी कि कई से, हाँ कुबड़ी बुढ़िया थी। लेकिन देखिए ये सब जो होता है ना, ये सब, हाँ, सब का कुछ ना कुछ कारण है। अगर आपका कोई आलोचना करे, अगर आप उससे दूर हट गए, तो शायद वो भगवान अच्छा रहे हैं कि आप उससे दूर हट जाइए। जीवन में कभी भी अगर कुछ होता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर मंथरा केकई से नहीं करती चुगली तो भगवान राम वनवास नहीं जाते, भगवान राम वनवास नहीं जाते तो सीता का हरण नहीं होता, सीता का हरण नहीं होता तो जो रावण है, जो पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मचा के रखे हुए था, उसका वध नहीं होता। तो ये जो है, ये हमेशा एक दूसरे चेन से जुड़ा हुआ है, बहुत चीज। जैसे अब हम अपने प्रेजेंट के स्टोरी पे बात करते हैं, ठीक है। हमको पसंद नहीं है जीजा न साला, हमको पसंद है केवल थाला। कौन है थाला? आज तरीके अभी बड़ी वायरल चल रहा है प्रचार, MS धोनी, थाला। हाँ, थाला फॉर अ रीजन। थाला फॉर अ रीजन अभी हमारे इंडिया के और पूरे विश्व के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर में से जाने जाते हैं और लोगों के दिल में बसते हैं ना। इमेजिन, कल्पना कीजिए कि अगर वो TT का नौकरी नहीं छोड़ते तो क्या इतना बड़ा क्रिकेटर बनते। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में दिखाया है ना, देखे कि नहीं आप लोग मूवी? MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में दिखाया है कि वो क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन उनको ऑप्शन, मतलब ये नहीं मिला, अवसर नहीं मिला कि वो अपने अवसर को भजा सके। लास्ट में उनको स्पोर्ट कोटा से नौकरी दे दी गई, घर के प्रेशर की वजह से, क्योंकि हर एक कोई का घर अच्छा नहीं चलता है, बहुत परेशानियां रहती हैं, और उसको फिर अपना डिसीजन बदल के क्या, TT का नौकरी। बेचारा दिन रात वही काम, दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रहा था कि क्या कर रहे हैं हम, समझ में नहीं आ रहा है। तब फिर एक दिन बैठे बैठे बारिश हुआ और वो अपना चेंज करके सारा नौकरी छोड़ के पकड़ के चल दिया और फिर खेलना शुरू किए, और खेलते हुए फिर इंडियन टीम में सिलेक्शन। उसके बाद तो फिर कहानी ही बदल गया। नहीं तो कभी कभी कोई चीज अच्छा होता है। कौन लड़की? लड़की बीच में आई थी तो उसे प्यार कर रहे थे, तो लड़की एक्सीडेंट में मर गई थी इसीलिए। हाँ, फिर बाद में फिर कुछ अच्छा हुआ। देखिए, जीवन में कब किसी के कष्ट आ जाए कोई नहीं कह सकता है, जीवन में कब बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए कोई नहीं कह सकता है। अभी आप लोग जा रहे हैं, वो हीरा का बड़का ढेला मिल जाएगा तो फिर जिंदगी परिवर्तन हो जाएगा। वो करोड़ों अरबों रुपए का मालिक हो जाइएगा। इसको भी हीरा डायमंड अभी बहुत महंगा है। नहीं, चल नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हम कुछ और भी बोलने वाले थे। कहा थे हम लोग? अंतिम दिनों में कहा कि कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। यानी हिंदी शब्दकोश का तो इन्होंने अंतिम दिनों में संपादन किया ही के लिए, किसके लिए? श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए, लेकिन उनका अच्छा व्यवहार नहीं था तो इसीलिए अलग हो गए। शुरुआत से उग्र व्यवहार थे ये, और बहुत लोगों, जैसे कि उग्र व्यवहार सबको पसंद नहीं आता है। तो उग्र व्यवहार किसको पसंद आएगा? कोई गुस्सा कर लेगा, डांट डपट देगा, बोलेगा, तो उसके साथ कौन दोस्ती करना चाहे। रचनाएं, काम इनके कौन कौन है? ये MBBI है,
मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर पूछता है? पद्मावती के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और पद्मावती क्या है? नाटक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। उपन्यास, उपन्यास को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉवेल। क्या कहते हैं? नॉवेल। तो उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये भी एमवीवीआई है। 100 अजान एक सुजान क्या है? एक उपन्यास है। और किनके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित, ये सब। और नाटक में है पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, ये भी इंपॉर्टेंट है। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, इंग्लैंडेश्वरी, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुन की एक नकल, वृहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैद्य, रेल का विकट खेल, ये भी पूछे हुए कई बार, बाल विवाह। बताइए कितने नाटक इन्होंने लिखे हैं। और सब नाटक जबरदस्त है। नाम से ही पता चल रहा है कि सब नाटक जबरदस्त है। तो क्या भाई, इन्होंने वेदों की समीक्षा की। अगर आप ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं ना, तो तरह तरह का किताब पढ़िए। देखिए आपके पास ज्ञान का पूरा भंडार हो जाएगा। किताब जो मिले बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। नॉवेल पढ़िएगा, अच्छे अच्छे ज्ञान आएंगे, शब्द को समझ में आएगा, तरह तरह के शब्द समझ में आएंगे। तो इन्होंने वेद को समीक्षा किया, कई किताब पढ़े, बहुत सारे चीज लिखे, तो ये इतने सारे नाटक लिख सकते हैं। जैसे कल मैं बायोलॉजी आप लोग को पढ़ा रहा था, तो मैंने जुरासिक पार्क के बारे में बताया, द डायनासोर के बारे में बताया। वो आइडिया मुझे कैसे आया, कहां से आया? तो मैंने उसे देखा तब आया। मैंने कई मूवी देखा, वहां से आइडिया लेता हूं और आप लोग के सामने रखता हूं। ठीक है ना? हाँ, द डायनासोर आया था, जुरासिक वर्ल्ड, ट्रायसिक पीरियड, ये सब मैंने बायो में आप लोग को रखा। वो आपके सिलेबस से पढ़े था, लेकिन आपको नॉलेज में आया। नॉलेज आने के बाद, ज्ञान आने के बाद आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो गया और आप किसी से भी बात कर सकते हैं। सर इन्होंने बताया था, ये ज्ञान कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो इन्होंने जो ज्ञान लिया वेदों का, इस वेदों के ज्ञान को यहां पर डाला होगा। समझ में आया? प्रहसन, प्रहसन का मतलब हंसी उसी वाला। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार, विडंबन आदि। और निबंध इन्होंने लिखा है 1000 के आसपास निबंध, 1000 के आसपास निबंध लिखा है, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। भट्ट निबंधमाला यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा एक 2 संग्रह, ठीक है, भाग ए और भाग बी करके होगा, जिसमें पूरा निबंध का संग्रह है। तो बताइए, एक समय में इनके पास कुछ नहीं था और एक समय में इतना कुछ आ गया कि ये किताबें में आ गए हम लोग के समक्ष। ये क्या है? ये अमर हो गए। क्या हो गए? अमर हो गए। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। ये इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट किस युग से जुड़े हुए हैं? भारतेंदु युग से जुड़े हुए। ये सब आप नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना? भारतेंदु युग, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है। जिस समय में, जैसे कि हाँ, हम लोग कहते हैं ना कि जैसे अभी हम लोग क्या कहेंगे कि जो प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी का युग चल रहा है। इससे पहले थे सोनिया गांधी का युग चल रहा था। राहुल गांधी अभी नहीं आए हैं। जब राहुल गांधी आ जाएंगे तो कहेंगे कि राहुल गांधी का युग चल रहा है। अब देखिए, इससे पहले हम लोग नीतीश अपने बिहार पे चले आते हैं। किसका युग चल रहा था? नीतीश जी का युग चल रहा था, है ना? नीतीश कुमार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। उससे पहले किसका युग था? लालू यादव का युग था। किनका युग था? लालू यादव। यानी सबको एकदम ललटेन पे गर्दा मचाए हुए थे। फिर उसके बाद तीर आ गया। अब जदयू तो है ही है पार्टी में, अब किनका युग आएगा वो देखेंगे। क्या कि अभी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री के पद से अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो नहीं पता है। अब वो विधानसभा छोड़ के कहां चले गए? राज्यसभा चले गए। तो उनका जो युग था बिहार के लिए स्वर्णिम युग था, क्योंकि उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। आप लोग लड़कियों लोगों के लिए वो समझिए कि वरदान थे नीतीश कुमार। सब डर रहा है कि नीतीश कुमार अगर हटे
तो फिर क्या होगा। लेकिन हमको जहां तक लगता है, जहां तक मेरा अनुमान है कि जो भी उनकी नीतियां हैं वो रहेंगी, वो हटेगा नहीं। अगर हटेगा तो समझिए कि बिहार की राजनीति का सबसे काला दिन था जिस समय में नीतीश कुमार इस्तीफा दिए। ठीक है ना, ये काला दिन था। क्योंकि अगर बिहार बहुत प्रगति से आगे बढ़ रहा है तो उसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे इतना जोर दिया और महिलाओं के शिक्षा पर इतना जोर दिया कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। महिलाओं के द्वारा जितने भी काम किए जा रहे हैं, चाहे आप जीविका का ले लीजिए तो जीविका से बढ़ती हुई लखपति दीदी, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं। फिर उसके बाद महिलाओं को लेकर कई उत्थान योजना चले, जैसे सरस मेला लगता है ना, देखते हैं वहां पे देखिएगा महिलाओं लोग का कितना स्टॉल लगता है। तो महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं इनके युग में कि जिसका बात ही अलग है। देखने की चीजें होती हैं बाबू, आप लोग देखते होंगे इसे, और जो दिखता है वो समझ में आता है। तो महिलाओं पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। अगर कल्पना कीजिए कि लड़कियों लोगों को 25,000 रुपए का राशि खत्म कर दिया जाएगा, फिर आगे 50,000 का राशि खत्म कर दिया जाएगा, या फिर जो मैट्रिक में 10,000 का राशि खत्म कर दिया जाएगा, तो कितना लड़की लोगों का मनोबल टूटेगा, परिवार का मनोबल टूटेगा। इसलिए टूटेगा क्योंकि परिवार अगर गरीब भी रहे ना तो अभी हिम्मत जुटा के उसको थोड़ा सा पैसा देके कहते कि नहीं बेटा तुमको हम पढ़ाएंगे। अगर तुमको अच्छा नंबर लाना है, अगर 10,000 अगर फर्स्ट डिवीजन आ गया बच्चा लोग, तो गवर्नमेंट से 10,000 मिला, माता पिता का प्रेशर कम, तुम आगे पढ़ाई करो, इंटरमीडिएट का पढ़ाई करो। इंटरमीडिएट अगर पढ़ लिया तो माता पिता का प्रेशर कम, 25,000 रुपया गवर्नमेंट दिया ना, चलो अब तुम आगे की पढ़ाई करो। इसमें लड़कियों लोगों को बहुत फायदा है। लड़की लोग को फायदा है तो परिवार को फायदा नहीं है। लड़की लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ेगी, अगर जॉब करेगी तो किसके पास जाएगा, परिवार के पास जाएगा। शादी ब्याह में ऐसे पैसा नहीं लेगा। ऐसे तो नीतीश कुमार बहुत ज्यादा काम किए थे कि दहेज भी लेना गलत है, दहेज भी नहीं लेना है। दहेज प्रथा के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये प्राचीनतम समय से चलते आ रहा है। बहुत लोग हैं जो दहेज के बारे में नहीं सोचते हैं। दहेज लेना नहीं है, देना भी नहीं है, ये नीति अपनानी चाहिए। अगर नहीं लिए तो देंगे भी नहीं। जैसे बेटा का शादी किए, दहेज हम नहीं लिए, तो बेटे का शादी करेंगे तो दहेज क्यों देंगे। आपको करना है तो कीजिए। तो हम बेटी को अगर उस लायक बना देंगे तो हमको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा कि हमको दहेज देना है, और आप लोग को उस लायक बनना है। प्रमुख साहित्यकारों में से एक है, वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी, व्यक्तित्व और लेखन में एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतरकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। एकाकी का मतलब एक नहीं थे, ठीक है ना। युगांतरकारी में एक नहीं थे, एकाकी मतलब और भी बहुत सारे लेखक थे उस समय में। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लिख दिया ना, यही भारतेंदु युग के थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। और उस समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत बोलबाला था, इसीलिए ये भारतेंदु युग से जुड़े हुए थे। प्रेमचंद युग होता है, भारतेंदु युग होता है। जो महान नायक, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी से 20 साल पीछे चले जाइएगा तो जो फिल्म स्टार थे, फिल्म स्टार में किनका बोलबाला था, 90s, हाँ वही 90s या 2000 में चले जाइए, किनका बोलबाला था, खान्स लोगों का। खान कौन कौन है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। हर एक मूवी में यही तीनों दिखाई देता था। तो कौन युग हो गया, खान युग। अब खान युग है नहीं, अब अलग अलग युग चल रहा है, ठीक है ना। जो टॉप पे रहता है उसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट में एक लंबे समय तक किसका युग था, धोनी का युग था, कई चीज को जीता है। फिर किसका युग आया, अलग अलग क्रिकेटर्स का। अभी किसका युग चल रहा है, अभी कैप्टन में कौन है, जो कैप्टन जो हेड होता है उसका। विराट कोहली का युग भी आया था कि हर एक चीज में तो जो बेहतरीन करता है उसको युग के नाम से दे दिया जाता है। यानी एक ईरा है, एक फील है उसके अंदर में जो बहुत चीजों को लेके आ रहा है और बहुत पॉपुलर है। कहता है किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले
समर्पित साहित्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक है, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। अगला कौन युग है? द्विवेदी युग। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। साहित्य का मतलब होता है लेखन, ठीक है। जो हिंदी साहित्य या इंग्लिश साहित्य यानी हिंदी साहित्य के बहुत सारे चीजों को लेके आए, तो केवल मनोरंजन नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है और जन संस्कृति के विकास का प्रवाह का मूर्त है। मूर्त जिह्वा लपलपाती है बाबू, होता है, मूर्त है। पानी पिलाओ जिससे वो मुंह सट रहा है, लाओ ना। धन्य मुंह सूख रहा है एकदम। सब हंसे लगा भर पे। मूत्र पड़ दे। हाँ, स्लिप ऑफ टंग। तो यह स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ, स्टिक ऑफ टंग हो गया। जवानी चिपक गया। आइए, मुंह में हवा लगता है तो सूख जाता है बोलते बोलते। क्या कर रहे हैं? मूर्त अभी भी वही नहीं, मूर्त पढ़ते हैं उसको। मूत्र नहीं, एक मूत्र आता हो गया। देखिए ये हो गया, और देखिए ये जो मुंह है ना, और यहाँ पे इतना लगा और इसके ऊपर में र है, तो मूर्त पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मूर्त। मूर्त वर्ड में उपादान है जो गहन लोक स्फूर्ति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टियों में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा रद्दकार पे थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार भी थे। उनके गद्य की भाषा और कला जड़े भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह मूर्त का मतलब देखिए, अब मूर्त और अमूर्त दो वर्ड होता है। मूर्त का मतलब कि जीवंत, और अमूर्त का मतलब वो जीवंत नहीं है, मूर्तिकार है, जिसमें जान नहीं है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, परोक्ष नहीं बोलते हैं, और साक्ष्य समक्ष ऐसे करके। तो वो नवा जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यानी जिस समय में ये थे, उस समय में किसका राज था? अंग्रेजों लोगों का। तो अंग्रेज लोगों से जगाने के लिए लेखन विधि बहुत ज्यादा काम था, क्योंकि उस समय में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में बहुत असमर्थता होती थी और लोगों को जुटाने में असमर्थता होती थी, क्योंकि अंग्रेज लोग मार के गर्दा मचा देते थे, ठीक है ना, गुलाम थे हम लोग। तो सबसे साधारण तरीका था लेखन विधि, ताकि लोगों के जन जन तक वो पहुंचे और लोग पढ़े और अवेयर हो, जागृत हो, ऐसे करके। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विद्या है जिनमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेशी लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। सामयिक समस्याओं यानी जो सामाजिक समस्या है, जो प्रतिदिन की समस्या, उस समय को लेके एकदम खूब लिखा है, ताकि लोगों को समझ में आए। जैसे अभी के समय में सामाजिक समस्या क्या चल रही है, अभी एकदम प्रेजेंट ले लीजिए, आजकल के दिनों में तो ईरान का युद्ध चल रहा है, जिसके वजह से पूरे देश में, जैसे पूरे विश्व भर में घोर संकट छाया हुआ है कई चीजों का। अगर ईरान और जो भी हम लोग पश्चिम देश, यहाँ पश्चिम देश नहीं, ये वाला अरब खाड़ी देश बोलते हैं, खाड़ी देश, जहां से पेट्रोल, फ्यूल, जो भी ईंधन के सामान है, ये सब वहीं से आता है, और वो अभी के समय का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर नहीं आएगा तो हमारे पास ऊर्जा की बहुत कमी हो जाएगी, और ऊर्जा से ही सभी कुछ चल रहा है। अभी केवल ऊर्जा से ये मत समझिए कि गाड़ी ही चल रहा है, खाना बन रहा है, लगभग दुनिया की सभी चीजें। इमेजिन कीजिए कि हॉस्पिटल है, उसमें जनरेटर चल रहा है,
तो हॉस्पिटल में लाइन कट गया, जनरेटर है ये नहीं है, सारा अंधेरा हो गया, ला ऑपरेशन ठप, माना चीर फाड़ करके धैले, फिर टॉर्च जला के उसको ठीक करना पड़ेगा नहीं। तो ये सब बहुत ही, रेस्टोरेंट है, कई लोग आए हुए हैं खाने पीने के लिए, बियाह बरियाती मुंह फाड़ के बैठल है, खाना बनवे नहीं किया, कहा भाई तो कैसे खत्म है, लोग ऊर्जा के साथ में नहीं है। कल हमको जाना था, एगो मेहंदी था, मेरी ही कजन सिस्टर का शादी है मौसरी बन का, तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि मैं खाना का बनल है, बनवो कैली है कि ना, कहे कि गैस उसके किल्लत बहुत ज्यादा होल है मार्केटवा में, तो ना बउआ खाना बनते की मम्मी फिर लेट हो गया था बहुत ज्यादा मेहंदी, तो हम नहीं गए, अब आज हम मरवा, तो देखते हैं आज जाएंगे ब्याह में, फिर कल है ब्याह, सब राते में है, मरवा मतलब सब विध व्यवहार होता है, नहीं गई हो कभी? हाँ हाँ, दम दम ठीक बोली, सही बोली, चावल दाल तिलौरी बिनौरी फिनौरी ऐसे करके, और भी बहुत सारा चीज होता है, पूजा उजा भी होता है। हाँ बस खाना बस खाना मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब डीजे उजे बचेगा तो सब नाचेगा, बचेगा नहीं बजेगा तो फिर मुंह चिपक रहा है। आइए, तो सामयिक समस्याओं, अभी बहुत ज्यादा समस्या चल रहा है तेल और ईंधन का, इस सब के बारे में लिखना चाहिए, रोज पेपर में आ रहा है आर्टिकल, देखिएगा मैंने कहा था ना एक संपादकीय पन्ना होता है, लिखेगा ही, देखना है ईरान का संकट जरूर लिखेगा उसमें, कि ईरान का संकट से दूर कैसे हुआ जाए, कैसे क्या जरूरी है लड़ने का, हमको समझ में नहीं आ रहा है, काहे सब लड़ता है, क्या लड़ के क्या कर लेगा, क्या जीत लेगा, ये दुनिया बर्बाद कर रहा है, सब नहीं कर रहा है, हमको समझ में नहीं आते कि लड़ाई क्यों भाई, वो तेल जीतने के लिए, ई सामान जीतने के लिए, उसका क्षेत्र जीतने के लिए लड़ाई सही नहीं है, इसमें हम ही लड़ कट के सबसे बड़ा नुकसान किसी उस सबका है ही नहीं है, ये पृथ्वी का क्या नुकसान है, पृथ्वी का नेचर है कि आप नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कई समय से देखे ना, बड़ा बड़ा डायनासोर को घमंड था कि हम इस पृथ्वी के सबसे सरताज हैं, तुरंत पृथ्वी एलिमिनेट कर दिया, भाग और हर बड़का उल्का पिंड आया टकरा गया, सब डायनासोर विलुप्त खत्म, लेकिन पृथ्वी जिंदा था, पृथ्वी जैसा है वैसा ही रहेगा, बस विलुप्त होते जाएंगे यहाँ के लोग। और कई महान लोगों ने यही कहा है कि मानव के सर्वनाश का कारण मानव ही बनेगा, और यही हो रहा है, सब जगह पे युद्ध हो रहा है तो यही हो रहा है, मानव के सर्वनाश का कारण मानव ही। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षित में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा, विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा, व्यक्तित्व व्यंजक आत्मपरक कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, ये एमवीवीआई रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट को किसके साथ जोड़ा गया है, यानी आधुनिक साहित्य का क्या बोला गया है, एडिशन और स्टील, क्या बोला गया है, एडिशन और स्टील, ये बोला गया है। अब यहां पर बातचीत में क्या दिखा रहा है, देखिए ये है बातचीत का मेन अंश, ये तो आप लोगों ने देख लिया ध्यान से कि निबंधकार के व्यक्तित्व में साथ साथ भाषा शैली में उनको क्या कहा गया है, अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील से उनकी तुलना की गई है, बालकृष्ण भट्ट की। कहता है यहां प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व, तो ये बातचीत है क्या, बातचीत निबंध है, बातचीत क्या है, निबंध है, याद कर लीजिएगा। निबंधकार व्यक्तित्व तो निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है, यानी बातचीत के द्वारा जो ऊपर में जितनी भी बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात कही गई है कि किस प्रकार के शख्सियत है, निबंधकार कितने अच्छे हैं, ये आपको इस जब पाठ पढ़ाएंगे तो इसमें पता चल जाएगा, ये निबंध पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं रामविलास शर्मा, कह रहे हैं कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है, उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा, क्योंकि आलोचना को अगर जन्म देने वाला बोला गया है तो किनको बोला गया है, बालकृष्ण भट्ट को बोला गया है, किनको बोला गया, बालकृष्ण भट्ट। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। आज की सेवाएं मैं यहीं पे समाप्त करूंगा।
अगले क्लास में पाठ चलेगा। क्या चलेगा? पाठ, यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो निबंध लिखा गया है उसको पढ़ाया जाएगा। सर कोई दिक्कत क्या? होमवर्क में क्या है सर, जितना भी मैंने वीवीआई पॉइंट आपको बताया है, लिखा है, वो लिख लीजिएगा। और आपको बता दूं कि अगर लेखक मतलब लेखक के बारे में आपको लिख के आना है, ठीक है ना। लेखक के बारे में और क्या लिखिएगा आप, देखिए लेखक के बारे में सबसे ऊपर का मेन चीज ये वाला, बालकृष्ण भट्ट का जन्म, ये निधन, इतना ऐसे करके ये मुख्य है। और नीचे का मेन पॉइंट पूरा नहीं लिखना है। मेन पॉइंट कब किस युग से जुड़े हुए थे, उनको इंग्लिश साहित्य से, हाँ निष्कर्ष नहीं, बस बीच वाला जो कुछ इंपॉर्टेंट बताए ना है वो वाला, वो लिख देना है 3-4 लाइन। तो ये होमवर्क में करके लाइएगा, ठीक है? बोलिए, हो जाएगा ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।